जब जिले की सबसे सख्त कलेक्टर एक ठेले वाले की झोपड़ी में पहुंची और सुबह तक उसकी जिंदगी बदल गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले सोनापुर में लोग एक नाम से डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। कलेक्टर अदिति राय। अदिति राय बहुत ईमानदार अफसर थीं। उनके फैसले सख्त होते थे। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि बड़े बड़े नेता भी उनके सामने 2 बार सोचकर बोलते थे। जिले में अवैध कब्जे हटाने हो, घूसखोरी रोकनी हो, राशन माफिया पर कार्रवाई करनी हो या अस्पतालों की लापरवाही पर छापा मारना हो, अदिति राय किसी को नहीं छोड़ती थीं। लेकिन उनके बारे में एक बात और मशहूर थी। लोग कहते थे, मैडम के पास कानून है, इंसाफ है, पर दिल नहीं है। क्योंकि अदिति कभी किसी के आंसुओं से प्रभावित नहीं होती थीं, न किसी की गरीबी देखकर रुकती थीं, न किसी की मजबूरी सुनकर पिघलती थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक ठंडी गंभीरता रहती थी। सच यह था कि अदिति अंदर से टूटी हुई इंसान थीं। सालों पहले जब वे कॉलेज में पढ़ती थीं, तब उनके पिता का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर समय पर नहीं आया। पैसे भी कम थे, सहारा भी नहीं था। उस दिन अदिति ने ठान लिया था कि वह इतनी मजबूत बनेंगी कि कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। लेकिन मजबूत बनते बनते वह इतनी कठोर हो गईं कि लोगों का दर्द उन्हें फाइल जैसा लगने लगा। उसी जिले के बस अड्डे के पास हर रोज एक छोटा सा ठेला लगता था। उस पर गर्मा गर्म चाय और सस्ती कचौड़ियां बेचता था रघु। रघु करीब 38 साल का दुबला पतला आदमी था। चेहरे पर धूप और संघर्ष की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसके घर में उसकी बूढ़ी मां कमला और 12 साल की बेटी चंदा थी। रघु सुबह 5 बजे उठता, पहले मां को दवा देता, फिर बेटी के लिए टिफिन तैयार करता और उसके बाद अपना ठेला लेकर बस अड्डे की तरफ निकल जाता। कमाई बहुत कम थी, मगर वह कभी बेईमानी नहीं करता था। चाय में पानी ज्यादा मिलाकर बेच सकता था, घटिया तेल इस्तेमाल कर सकता था, उधारी के नाम पर लोगों को झूठ बोल सकता था, मगर उसने ऐसा कभी नहीं किया। वह अक्सर अपनी बेटी से कहता, चंदा, गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र होता है। पैसे कम हों तो कोई बात नहीं, लेकिन नीयत छोटी नहीं होनी चाहिए। चंदा बहुत होशियार थी। उसके पास स्कूल की किताबें कम थीं, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वह कहती, बाबा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी ताकि किसी गरीब की मां इलाज के बिना न मरे। रघु हर बार मुस्कुराता, लेकिन उसकी आंखों में दर्द उतर आता, क्योंकि वह जानता था सपना बड़ा है और जेब बहुत छोटी। एक आदेश जिसने रघु की दुनिया हिला दी। एक दिन जिले में बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। बस अड्डे के आसपास जितने भी ठेले, खोमचे, रेहड़ियां और छोटे दुकानदार थे, उन्हें हटाने का आदेश आया। कारण था अवैध अतिक्रमण। यह आदेश खुद कलेक्टर अदिति राय ने दिया था। सुबह सुबह नगर पालिका की टीम और पुलिस पहुंची। लोगों में भगदड़ मच गई। कोई अपने बर्तन समेट रहा था, कोई सामान उठाकर भाग रहा था, कोई हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा था। रघु भी अपने ठेले के सामने खड़ा था। उसने अधिकारियों से कहा, साहब, बस 2 दिन दे दीजिए, मैं खुद हटा दूंगा। अभी मां की दवा और बेटी की फीस देनी है। यही कमाई का एक सहारा है। लेकिन जवाब मिला, आदेश ऊपर से है। कुछ देर बाद अदिति राय खुद वहां निरीक्षण के लिए पहुंची। सफेद गाड़ी, सुरक्षा, अधिकारी, फाइलें, पूरा माहौल ऐसा था कि कोई पास आने की हिम्मत न करे। फिर भी रघु आगे बढ़ा। उसने दूर से हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मैं कानून के खिलाफ नहीं हूं, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। मेरी मां बीमार है, बेटी पढ़ती है। अदिति ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं, भावनाओं से प्रशासन नहीं चलता। और अगले ही पल रघु का ठेला उठाकर ट्रक में डाल दिया गया। रघु वहीं सड़क किनारे खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने कोई बद्दुआ नहीं दी। बस चुपचाप अपनी खाली हथेलियों को देखता रहा। उस शाम वह घर लौटा तो चंदा ने पूछा, बाबा,
आज ठेला जल्दी कैसे बंद हो गया? रघु ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ दिन आराम करेगा ठेला। लेकिन बूढ़ी मां सब समझ गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, अब घर कैसे चलेगा? रघु ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जैसे अब तक चला है अम्मा, मेहनत से। वह रात जिसने सब बदल दिया। 3 दिन बाद जिले में अचानक भयंकर बारिश शुरू हो गई। रात तक हालात इतने खराब हो गए कि कई सड़कों पर पानी भर गया। बिजली कट गई, पेड़ गिरने लगे, छोटे इलाकों में पानी घरों में घुसने लगा। उसी रात अदिति राय एक गांव से निरीक्षण करके शहर लौट रही थीं। उनकी गाड़ी हाईवे से होकर गुजर रही थी कि अचानक आगे पुलिया के पास सड़क धंस गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी एक तरफ फिसल गई और बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क भी कमजोर था। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर कुछ साफ दिख नहीं रहा था। ड्राइवर मदद लाने निकला, लेकिन फिसल कर चोटिल हो गया। आसपास अंधेरा, पानी और सन्नाटा था। पहली बार अदिति राय को खुद डर महसूस हुआ। उन्होंने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा। दूर एक टिमटिमाती सी लालटेन दिखाई दे रही थी। मजबूरी में वे छाता लेकर उस ओर बढ़ीं। कुछ देर बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी के सामने थीं। छत टीन की थी, दीवारें मिट्टी की थीं और बाहर टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, कौन? दरवाजा खुला और सामने चंदा खड़ी थी। अदिति उसे पहचान नहीं पाई, मगर चंदा ने तुरंत पहचान लिया। वही चेहरा, वही सख्त आंखें। आप कलेक्टर मैडम? इतने में पीछे से रघु भी बाहर आया। उसने जैसे ही अदिति को देखा, एक पल को ठिठका। यह वही महिला थी जिनके आदेश से उसका ठेला चला गया था। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। अदिति पूरी तरह भीग चुकी थीं। रघु ने बिना एक पल गंवाए कहा, अंदर आ जाइए मैडम, बाहर खड़ा रहना खतरनाक है। अदिति झोपड़ी के अंदर गईं। अंदर सिर्फ एक कमरा था। एक तरफ चूल्हा, एक कोने में दवाइयां, दूसरी तरफ फटी किताबें और एक पुरानी चारपाई। बूढ़ी कमला खांस रही थीं। छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। फिर भी उस छोटे से घर में अजीब सी गर्माहट थी। अदिति चुपचाप खड़ी रहीं। रघु ने चंदा से कहा, जल्दी से सूखा गमछा ला, मैडम भीग गई हैं। अदिति हैरान थीं। जिस आदमी का रोजगार उनके आदेश से छिन गया, वही आदमी उन्हें अपने घर में जगह दे रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, तुम मुझे पहचानते हो? रघु हल्का सा मुस्कुराया, जी मैडम, पहचानता हूं, लेकिन इस वक्त आप मेहमान हैं। यह सुनते ही अदिति के भीतर जैसे कुछ हिल गया। आधी रोटी और पूरा दिल। कुछ देर बाद चंदा ने चूल्हे पर चाय चढ़ाई। घर में खाने को बहुत कम था। एक डिब्बे में थोड़ा आटा था और बचे हुए आलू से 2 पतली रोटियां बन सकती थीं। कमला ने धीरे से कहा, बेटा, आज बस इतना ही है। रघु ने बिना हिचक कह दिया, पहले मैडम खाएंगी। अदिति ने तुरंत मना किया, नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन चंदा बोली, मैडम, बाबा कहते हैं कि भूखे आदमी का दुख सबसे बड़ा होता है, आप खा लीजिए। उस एक वाक्य ने अदिति को भीतर तक छू लिया। चंदा ने एक पुरानी स्टील की थाली में आधी आधी रोटी रखी, ऊपर थोड़ा नमक और हरी मिर्च। रघु ने कहा, आज घर गरीब है मैडम, पर नीयत गरीब नहीं है। अदिति ने थाली हाथ में ली, मगर उनका गला भर आया। जिंदगी में पहली बार उन्हें लगा कि वे बहुत बड़ी होकर भी कितनी छोटी रह गई थीं। उन्होंने चारों तरफ देखा। कोने में स्कूल बैग रखा था, जिसमें कई पन्ने सिलाई से जोड़े गए थे। दीवार पर चंदा की लिखावट में एक कागज चिपका था, मैं डॉक्टर बनूंगी। अदिति उस कागज को पढ़ती रह गईं। तभी कमला को तेज खांसी उठी। रघु दौड़कर पानी लाया। चंदा उनकी पीठ सहलाने लगी। अदिति ने पूछा, इलाज नहीं चल रहा? रघु ने सिर झुका लिया। सरकारी अस्पताल गए थे मैडम, दवा लिख दी गई, पर बाहर से खरीदनी थी, इस महीने नहीं ला पाया। और बेटी की पढ़ाई? रघु की आवाज धीमी हो गई, फीस रुकी है, लेकिन पढ़ना बंद नहीं करवाऊंगा। अदिति की आंखों के सामने अचानक अपने पिता का चेहरा घूम गया।
वही सरकारी अस्पताल, वही मजबूरी, वही इलाज का इंतजार। उन्हें लगा जैसे सालों पुराना दर्द इस झोपड़ी में फिर जिंदा हो गया हो। जिस बात ने अदिति को तोड़ दिया। बारिश थोड़ी थमी तो अदिति ने धीमे स्वर में पूछा, रघु, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? रघु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नाराज तो था मैडम, बहुत था। उस दिन लगा था कि अमीरों के लिए कानून अलग है और गरीबों के लिए अलग। लगा था कि जिसने हमारी रोजी छीनी उससे नफरत करूं। लेकिन फिर चंदा ने एक बात कही। अदिति ने पूछा, क्या? रघु ने बेटी की तरफ देखा। चंदा मासूमियत से बोली, मैंने बाबा से कहा था अगर मैडम बुरी होती तो उन्हें इतनी बड़ी कुर्सी भगवान क्यों देता? शायद उन्हें हमारी परेशानी दिखी ही नहीं होगी। यह सुनते ही अदिति की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें पहली बार किसी ने कटघरे में खड़ा नहीं किया था, बल्कि उन्हें इंसान मानकर माफ कर दिया था, और यही बात उन्हें तोड़ गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोगों को मुझसे इतनी तकलीफ हुई, फिर भी तुमने मुझे आसरा दिया? रघु ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, मैडम, गरीबी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन अगर वह इंसानियत भी छीन ले तो फिर बचता क्या है? झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। अदिति की आंखें झुक गईं। आज पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि फाइलों में दर्ज अतिक्रमण के पीछे भी इंसान होते हैं। पेट होता है, बीमारी होती है, बेटियों के सपने होते हैं, सुबह का सूरज और नया फैसला। सुबह जब बारिश रुकी तब तक अदिति राय बदल चुकी थीं। उन्होंने बाहर निकलकर पूरे इलाके को देखा। कीचड़, टूटी झोपड़ियां, गंदा पानी, नंगे पैर बच्चे, बीमार बूढ़े लोग, यह सब उनके ही जिले का हिस्सा था। लेकिन सच यह था कि उन्होंने कभी इस हिस्से को आंख भरकर देखा ही नहीं था। उनकी सरकारी गाड़ी भी आ चुकी थी। अधिकारी दौड़ते हुए आए, सब चिंतित थे। लेकिन अदिति ने सबसे पहला आदेश क्या दिया? उन्होंने कहा, आज से बस अड्डे के पास रेहड़ी पटरी वालों के लिए वैध वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। बिना पुनर्वास के कोई हटाया नहीं जाएगा। अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उन्होंने दूसरा आदेश दिया, इस बस्ती में आज ही मेडिकल कैंप लगेगा। जिन घरों में बुजुर्ग और बीमार हैं उनकी सूची बनाइए, और स्कूल से बाहर या फीस के कारण रुकने वाले बच्चों का पूरा डेटा शाम तक चाहिए। रघु और चंदा समझ ही नहीं पाए कि यह वही कलेक्टर हैं या कोई और। अदिति कुछ कदम चलकर वापस रघु के सामने आईं। उन्होंने पहली बार फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, रघु, कल रात तुमने मुझे सिर्फ अपने घर में जगह नहीं दी, तुमने मुझे मेरी इंसानियत वापस दी है। रघु घबरा गया। मैडम, ऐसा मत कहिए। अदिति ने चंदा की तरफ देखकर कहा, और चंदा, तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। चंदा की आंखें फैल गईं। सच मैडम? अदिति मुस्कुराई। हां, लेकिन एक शर्त पर। क्या? बहुत मेहनत करनी होगी। चंदा ने तुरंत कहा, मैं करूंगी। एक बदलाव जो सिर्फ एक परिवार तक नहीं रुका। अगले कुछ हफ्तों में सोनापुर जिले में ऐसी चीजें होने लगीं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बस अड्डे के पास छोटे दुकानदारों के लिए लाइसेंस प्रणाली शुरू हुई। रघु को नया, साफ सुथरा और कानूनी स्टॉल मिला। उसके नाम की पट्टी लगी, चंदा टी स्टॉल। रघु उस बोर्ड को देखकर रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसकी गरीबी उसकी पहचान नहीं, उसकी मेहनत उसकी पहचान है। कमला का इलाज जिला अस्पताल में शुरू हुआ। अदिति ने अस्पताल के डॉक्टरों को साफ कह दिया कि किसी गरीब मरीज को दवा के बिना वापस नहीं भेजा जाएगा। चंदा को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। किताबें, यूनिफॉर्म, कोचिंग, सबकी व्यवस्था हुई। लेकिन अदिति ने यह सब दान की तरह नहीं किया। उन्होंने उसके लिए जिले की मेधावी छात्रा योजना का रास्ता बनाया, ताकि बाकी बच्चों को भी वही अवसर मिल सके। धीरे धीरे उस बस्ती के कई बच्चों का स्कूल में दाखिला हुआ। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बने, रोजगार शिविर लगे। अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए हेल्प डेस्क शुरू हुई।
लोग अब भी आदित्य राय से डरते थे, लेकिन अब उनके बारे में एक नई बात कही जाने लगी। मैडम सख्त हैं, पर अब उनके फैसलों में दिल भी है। सालों बाद एक दिन समय बीतता गया। रघु का छोटा स्टॉल धीरे धीरे मशहूर हो गया। उसकी चाय में स्वाद था, लेकिन उससे ज्यादा मिठास उसके व्यवहार में थी। लोग कहते थे, उस आदमी ने मुश्किलें देखी हैं, इसलिए दूसरों से नरमी से पेश आता है। कमला शांति से दुनिया से विदा हुई, लेकिन इस संतोष के साथ कि उनकी पोती पढ़ रही है। और फिर एक दिन सोनापुर मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में मंच पर एक लड़की सफेद कोट पहने खड़ी थी। नाम पुकारा गया, डॉक्टर चंदा रघुवंशी। हॉल तालियों से गूंज उठा। पहली पंक्ति में बैठा रघु रो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे शायद आज भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी फटी किताबों वाली उसकी बेटी आज डॉक्टर बन गई है। मंच से उतरकर चंदा सीधे दो लोगों के पास गई। पहले उसने अपने पिता के पैर छुए, फिर आदित्य राय के सामने खड़ी होकर बोली, मैडम नहीं, मां जैसी मार्गदर्शक। आदित्य की आंखें भर आईं। उन्होंने चंदा को गले लगा लिया। चंदा ने धीमे से कहा, अगर उस रात आपने हमें देखा न होता तो शायद मैं भी लाखों अधूरे सपनों में कहीं खो जाती। आदित्य ने सिर हिलाया, नहीं चंदा, अगर उस रात तुम्हारे घर ने मुझे ठुकरा दिया होता तो मैं हमेशा कुर्सी पर बैठी एक अधूरी इंसान ही रह जाती। कहानी का सबसे बड़ा सच। कुछ दिनों बाद बस अड्डे के पास बने नए वेंडिंग जोन के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी तख्ती लगाई गई। उस पर लिखा था, नियम जरूरी हैं, लेकिन इंसानियत के बिना हर व्यवस्था अधूरी है। एक गरीब के आत्मसम्मान ने एक अधिकारी का दिल बदल दिया। लोग उस तख्ती को पढ़ते, रुकते, सोचते और आगे बढ़ जाते, लेकिन जो समझ जाते उनकी आंखें जरूर नम हो जातीं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक कलेक्टर, एक ठेले वाले या एक बच्ची की नहीं थी। यह कहानी उस पल की थी जब एक गरीब आदमी अपने साथ अन्याय होने के बाद भी अपने घर का आखिरी सूखा कोना एक भीगी हुई अफसर को दे देता है। यह कहानी उस बच्ची की थी जो गरीबी में रहकर भी नफरत नहीं सीखती। यह कहानी उस औरत की थी जो कानून जानती थी, लेकिन एक रात उसे इंसानियत समझ में आई। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। कठोर होना ताकत नहीं होता, दूसरे का दर्द समझ लेना असली ताकत होती है। दौलत से सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन किसी का दिल जीतना सिर्फ इंसानियत से संभव है।